बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सुबिया खान और आप देख रहे हैं देसी टीवी एंड DTV NN की नशरियात के साथ प्रोग्राम सितारों की दुनिया। और जैसे कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है कि हमारे प्रोग्राम में मुख्तलिफ शख्सियात आती हैं जो कि मुख्तलिफ शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती होती हैं। आज भी जो हमारे गेस्ट हैं और वो बहुत ज़्यादा मैं कहती हूँ अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि लोगों को ज़्यादातर शौक़ होता है सैर व सियाहत का और लोग चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करें और लोगों को दुनिया को एक्सप्लोर करें और देखें कि दुनिया में क्या हो रहा है और हमारे यहाँ और उनके यहाँ क्या चेंजेस हैं। इसी हवाले से जो आज हमारे गेस्ट हैं वो इंटरनेशनल ट्रैवलर भी हैं, टूरिज़्म कंसल्टेंट भी हैं, प्रेसिडेंशियल अवॉर्डेड स्काउट लीडर भी हैं। उसके अलावा ऑथर ऑफ 21 बुक्स यानी कि 21 किताबें जो हैं वो लिख भी चुके हैं। जी, मैं बात कर रही हूँ मकसूद अहमद चुगताई साहब की। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप, खैरियत से हैं? जी शुक्र अल्लाह का। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने के लिए आपका, और उसके अलावा जो है इतने बिजी स्केड्यूल में से भी आपने हमारे लिए टाइम निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ज़्यादातर लोगों को शौक होता है ट्रैवलिंग का और वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया को एक्सप्लोर करें और देखें कि हमारे यहाँ हमारे मुल्क में और दूसरे ममालिक में क्या चेंजेस हैं और कैसे ज़िंदगी जो है और कैसे उनका कल्चर है और कैसे उनका रहन सहन है। इसी हवाले से हम मकसूद अहमद चुगताई साहब से बात करेंगे। मकसूद साहब, आप सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि आपने बहुत सारे मुल्कों का सफ़र किया है और आप आलमी सतह से आप भी हैं और बहुत सारी जगहों पर आपने सफ़र किया है। एज अ स्काउट लीडर भी आप गए हैं और बहुत सारे आपको अवार्ड्स भी मिले हैं। उसके अलावा आपने बुक्स भी लिखी हैं, उसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, एक आयत करीम है, कुल सीरू फिल अर्दे, ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए दुनिया की सैर करो। मेरा नाम मकसूद अहमद चुगताई है, मेरा ताल्लुक लाहौर से है और अभी हम रहते हैं जोहर टाउन। पहले हम रहते थे चौकशाला में, आगे रंग महल है, तो आगे डब्बी बाजार हवेली का अपनी महल है। तो मैं रंग महल मिशन है स्कूल से पढ़ा हूँ। ये फोरमैन क्रिश्चियन फाउंडर था इसका। उसने उस ज़माने में अंग्रेज जैसा सर सैयद अहमद खान ने काम किया तालीम के लिए मुसलमानों के लिए। इसका फोरमैन क्रिश्चियन ने क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए काम किया, क्योंकि मेजोरिटी मुसलमानों की थी, तो मुसलमानों का टेस्ट भी होता था और फीस भी ली जाती थी। लेकिन जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसका ना तो टेस्ट होता था ना फीस ली जाती थी। मैं जिस बंदे का नाम ले रहा हूँ उसका नाम फोरमैन क्रिश्चियन FC कॉलेज है, जो बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी भी है। उसने तमाम पंजाब में लड़के और लड़कियों के लिए जदीद तलीम का उनको तरगीब दी और उनके लिए स्कूल और कॉलेजेस बनाए। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल से पढ़ा। उस स्कूल का मयार बहुत अच्छा था, उसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी होती थी। तो मुझे हॉकी खेलने का शौक था, मैं हॉकी खेलता था। मेरी दौड़ बड़ी तेज थी। मालूम खिलाड़ी जब अपने खिलाड़ी को गेंद फेंकता तो मैं भाग के छीन लेता। कद माशाल्लाह जो वैसे 6 फुट है, तो मुझे नहीं पता चलता था मेरी खूबी। मगर देखने वाले कहते हैं जो काम करते हैं बड़े शौक से करते हैं। फिर एक दिन हमारे टीचर है फिजिकल एजुकेशन, उन्होंने कहा जी आप लोग को आपने तो कौन लोग बॉय स्काउट बनना चाहते हैं। तो हमने तो पूछा भी स्काउटिंग का कुछ मुताल्लिक बताएं। उनका स्काउटिंग मीन साइंस ऑफ आउटिंग के शहर से बाहर जाएं और कुदरत का मुशाहदा करें। तो हमने कहा सर हमारी पढ़ाई का क्या बनेगा, क्योंकि आप फिक्र ना करिए आपकी ना हाजिरी लग जाएगी। हमें बड़ा अच्छा लगा। हमने कहा जैसे पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, वो घूमने फिरने का शौक है। हमने फौरी तौर पर अपना नाम लिखा दिया। तो मुझे आज भी याद है, ये 1960 की बात है, PTV स्टेशन बन रहा था, वहाँ पे दीवारें भी नहीं बनी थी। तो हम दो की शक्ल में यूनिफॉर्म में वहाँ पे गए। वो काफ़ी फासला है एयरपोर्ट रोड। तो वहाँ पे हमने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखी। वो आज भी मुझे वो जो दस्तावेजी फिल्म थी वो बड़ी माशरे की इस्लाह से मुझे आज भी याद है। क्या नाम था उसका? नाम था इस्लाह के वाले से कोई ऐसे है कि बर्तन आपको एक बर्तन लेके जा रहा है, खाने पीने की चीज़ है, तो वो ना कवर्ड नहीं है और वहाँ पे सफाई वाले कोई कूड़ा करकट फेंका तो वो काफ़ी सारा कूड़ा करकट उसे वो बाहर चला गया। इस तरह एक जगह पीक किसी ने पान फेंका, उसके कपड़े ख़राब हो गए। एक जगह पाइप नहीं था घर के बाहर तो उसके कपड़े गंदे हो गए। इस तरीके से ना काफ़ी चीज़ें दिखाई, लेकिन वो ख्वाब था। इस्लाह के बारे में ये था, जब वो उठते तो प्रैक्टिकली वो देखता है कि वो एक जगह से गुजरता है तो वहाँ पे प्रॉपर जो पाइप लगा हुआ है और उसके पानी कपड़े खराब नहीं हुए। फिर उसने देखा जो बर्तन लेके जा रहा है तो वो कैदों पर कवर्ड है और जो उसने इसके अलावा जो सामान जो कूड़ा करकट फेंका है वो प्रॉपर डिस्पोज ऑफ किया गया। उसके बाद वो एक दुकान पे पहुंचा जहाँ से उसकी पीक गिरी थी पान की। उसने कहा इसका मैं देखता हूँ क्या करता है ये। तो उसने वो जो पीक थी ना, जब उसको जरूरत महसूस हुई पीक करने की, जो पान खा रहा था, तो जेब से प्लास्टिक का लिफाफा निकाला, उसमें पी की, उसको प्रॉपर्ली उसको फिर डिस्पोज ऑफ किया। तो ये एक माशरे की सलाह के वाले से था। तो उसके बाद फिर हमने स्काउटिंग में कोप माई हाइकिंग कैंपिंग तैराकी कश्ती रहने में हिस्सा लिया।
7 दिन का वाल्टर में कैंप हुआ, 7 दिन का मरी में कैंप हुआ। तो स्कूल का ज़माना खत्म हो गया तो मुझे घूमने फिरने का शौक पैदा हो गया। फिर मैंने अपने तौर पर नॉर्दर्न एरिया कैलाश, हुंजा, गिलगित स्कर्दू देखा। 6 साल पहले मैं बैंक से रिटायर हुआ हूँ, वाइस प्रेसिडेंट। मैंने बैंक ज्वाइन किया था। कौन से बैंक में थे आप? मैं अलाइड बैंक में था। मेरी माशाल्लाह बैंक की 33 साल की सर्विस है, उसमें से 20-22 साल मैंने ऑर्डर एंड इंस्पेक्शन में रहा हूँ। फिर आपने कहा कि मैं सैर सियाहत के लिए निकलूं, अब देखूं दुनिया में क्या हो। जी जी। तो कराची से पेशावर तक मैं ऑर्डर के लिए भी जाता रहा हूँ। अच्छा। तो मैंने अपने तौर पर नॉर्दर्न स्टूडेंट लाइफ के बारे से बात बता रहा हूँ। अपने तौर पर नॉर्दर्न एरिया कैलाश, हुंजा, गिलगित स्कर्दू देखा। और बैंक में मैंने 83 से 86 में रहा। उस दौरान इंटीरियर सीन सेवन शरीफ, लारकाना, दादू, मोरू, मोहनजोदड़ो हो गया। ये तो हो गया पाकिस्तान में। 89 में मैं चीन का सफर किया, दर्रा खजरात से, जिसको शायद काराकोरम भी कहते हैं, और सिल्क रूट भी है। ये दुनिया का 8वां अजूबा है। ये 16,000 फुट की बुलंदी पे है और इसको सयाहों ने दुनिया का 8वां अजूबा करार दिया। तो वहाँ से गया, फिर दोबारा 91 में फिर दोबारा चीन गया। पहली दफा मैं काशीगढ़ तक गया था, फिर अक्सू, कोरला, उरमची है। उरमची ये सिंह यांग हमारा जो पाकिस्तान के नज़दीक तरीन एरिया है, वो सूबा है, यानी एक ही सूबा पाकिस्तान के बराबर है जो मैं दूर तक देखा। उसके बाद 93 में पाकिस्तान से लेकर इंग्लैंड तक बाई रोड मैंने सफ़र किया। लंदन जाने के लिए मैं बस पे बैठा, लाहौर से सादकाबाद, कश्मीर के रास्ते कोयटा, कोयटा से तफ्तान, वहाँ से ईरान में दाखिल होते हैं। पहले से जाहिदान है, काफ़ी सफ़र करने तो कुम आज़म सुमा की ज़ियारत का शर्फ हासिल हुआ। तेहरान पहुंच, जिसका लोग बड़ी वेल बिहेव्ड है। तो बाय रोड आपके लिए हेक्टिक नहीं हो गया था ये सब कुछ? जी, ये मैंने बसों पे लोडे पे पैदल सफर किया था। और लोग जिस तरह मैंने शुरू में बताया ना, एक आयत है इसमें बड़े जायबाज मिलते हैं। और सफर जो है ना, जो उर्दू का सफर है, ये इंग्लिश का सफर बन जाता है। ये तकलीफों का नाम है और मेरा नाम है मकसूद। मकसूद का मतलब इरादा करना। मैं बड़ा ढीठ हूँ, मैं जो जितनी मुसाफिर कोई आती है ना, मैं बर्दाश्त करता हूँ। इस ईरान के बाद तुर्की, बल्गारिया, रोमेनिया, हंगरी, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड। तो कितनी कितनी देर का स्टे था आपका? वो आमतौर पर 5 दिन का था, क्योंकि मैंने कोई चीज़ ऐसे कोई एकदम नहीं गुजरा। जहाँ भी गया काम से 1-2 दिन से वहाँ भी स्पेंड किए, 1-2 नाइट स्पेंड की। तो मेरे मोस्टली ट्रांजिट वीज़े लगे हुए थे। तो इंग्लैंड से फिर आगे डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, बेल्जियम, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड। एक आयते एक हदीस नबवी है कि जब आप ईद की नमाज पढ़ने के जाएं तो एक रास्ते से जाएं और दूसरे रास्ते से वापस आएं। तो वापसी पे मैंने फिर आगे स्पेन, मोरक्को, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हैं, इजिप्ट, सऊदी अरब, फिर दोबारा ग्रीस और इटली, और फिर दोबारा तुर्की और फिर ईरान पहुंचा। 20-22 कंट्री मैंने वापसी पे देखे। इसी तरह मैंने एक ही ट्रिप में मोर देन 40 कंट्रीज ना 40 कंट्रीज मैंने देख लिए। फिर मैंने किताब लिखी गोखरे मकसूद। इसकी खास खूबी है कि आई इन मेन और वीज फॉर 500 आवर्स, 500 घंटे में पहियों फिरा। दूसरा मेरे पास 40,000 की मूल्य रकम थी उस वक्त, क्योंकि मैं एक्स बैंकर हूँ। मैं बता सकता हूँ कि $1,000 इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। तो मैंने गोखरे मकसूद की किताब लिखी। ये इसमें कई दिलचस्प वाक़या है कि ये लड़ता कि हत्ता कि मुझे डाकू भी मिले, उनसे मैंने एड्रेस पूछा तो उन्होंने कहा हम वहाँ जा रहे हैं बल्गारिया से रोमानिया। लेकिन बाद में साबित वो डाकू थे, उन्होंने मुझे मारा कूटा। 2 थे, मैं अकेला था। उन्होंने मुझे इधर 1.5-2 किलोमीटर दूर तक ले गए, उतना मारा जिसे अपनी तरफ से मार के चले गए। अच्छा। मैंने स्कॉटिंग के अलावा ना NCC की ट्रेनिंग भी की है, नेशनल कैडेट कोर्स, जो कि मिलिट्री की ट्रेनिंग है। मेरा वेरी फर्स्ट सेशन था 73-75। तो उसमें बताते हैं मैप रीडिंग, गन चलाना, लाइट मशीन गन चलाना, कैमोफ्लेज एंड कंसीलमेंट, कि दुश्मन के इलाके में अपने छुपना कैसे है। फिर होता है क्रॉलिंग करना, कि अगर दुश्मन के इलाके में है तो फिर आपने आपको बचाना कैसे, दुश्मन के इलाके में नहीं रहना। तो मैंने क्रॉलिंग करके 1.5-2 किलोमीटर रहे, मुझे हाईवे नजर आ रहा था, रात का वक्त था। उन लोगों ने छोड़ दिया आप जब क्रॉलिंग कर? जी, उन्होंने अपनी तरफ से इतना मारा क्योंकि उन्होंने कहा कि ये हमारे पीछे ना आए। उन्होंने मेरी फिजिक देखी, मेरी हाइट देखी, क्योंकि मैं खेलों में हिस्सा लेता रहा हूँ। उनको इस बात का डर था ये मेरे पीछे आएगा तो हमें भी मार सकता है, काउंटर अटैक कर सकता है। मैं उसके लिए जहनी तौर पर तैयार था। मेरे पास चाकू भी था, लेकिन मेरे तमाम चाकू, मेरा पासपोर्ट, तमाम चीज़ों छीन के ले गए। बहरहाल मैं मोटरवे तक पहुंचा, वहाँ से फिर एक लोडर गुजरा, वो करीबी थाने लेके गया। उस जगह का नाम था ओर्नामेट था, ऐसा अखरोटों का बाग जो बाला है। जब थाने वालों ने देखा कि इसकी हालत बड़ी गहर है तो उन्हें करीबी अस्पताल लेके गए। तो डॉक्टर ने पूछा हो माई फिंगर्स, तो मैंने कहा 2। फिर उसने दोबारा पूछा हो माई फिंगर्स, तो मैंने कहा 3। तो मैंने दिल में, उसको तो कुछ ना पूछा डॉक्टर को, तो लेकिन मैंने दिल में सोचा ये मुझे क्यों पूछ रहा है। वो तो मुझे कहा वॉश योर फेस। जब मैंने बेसन पे गया, मैंने आईना देखा तो देखा कि मेरे सामने जो है ना, वो मेरे शर्ट भी खून से भरी थी, मेरा मुंह भी खून से भरा था और मेरी आंखों में भी खून था। सिर्फ वो जो स्पोर्ट देखते हैं ना, वहाँ तक खून नहीं पहुंचा था, उसको भी थोड़ी चली हुई। लेकिन बहरहाल मैं, क्योंकि उसमें 8 दिन में अस्पताल रहा, जिंदगी और मौत की कश में, और एज फाउंडर मुझे बड़ा अच्छा उन्होंने ट्रीट किया। फिर मैं किताब लिखी गोखरे मकसूद,
और ये मैं तमाम वाक़े इसमें कलमबंद कर दी है। मेरा नाम है मकसूद, किताब का नाम है, सफ़रनामे का नाम है गोखरे मकसूद। जी जी, हम इसी सिलसिले में मजीद बात करेंगे मकसूद अहमद चुगताई साहब से, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, मैं हूं सुबिया खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सितारों की दुनिया DTV NN और देसी टीवी की नशरियात के साथ। हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं मकसूद अहमद चुगताई साहब, जो कि इंटरनेशनल ट्रैवलर हैं, टूरिज्म कंसल्टेंट हैं, प्रेसिडेंशियल अवार्डेड स्काउट लीडर भी हैं। उसके अलावा 21 किताबों पर अबूर हासिल है, यानी कि लिख चुके हैं। जी मकसूद साहब, हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी करते हैं और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो आप मुझे भी ब्रेक से पहले बता रहे थे कि आपको जख्मी किया उन्होंने और सफ़र के दौरान फिर आप 8 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज भी हुए, तो उसके बाद क्या हुआ? जी, मैं जब वापस आया तो मेरे उस वक्त भी कुछ आंखों के तो ठीक हो गए थे, घुटनों के भी थे, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही। हाँ। तो मैं वैसे पट्टियां वगैरह बांध के चलता रहा। और $500 जो थे ना, वो क्योंकि डॉलर ऐसे होती हैं कि वो कैश नहीं हो सकते, काउंटर पे साइन करने होते हैं, इसलिए वो ट्रैवलर उन्होंने मुझे पासपोर्ट और मेरे ट्रैवलर चेक मुझे मिल गई, बाकी चीज़ें कैश और कैमरा घड़ी वगैरह सब कुछ उन्होंने छीन ली थी, लेके चले गए थे। तो वो फिर मैंने जब कैश कराया तो मेरा नाम है मकसूद। मकसूद का मतलब यानी कि इरादा करना, तो मैं बड़ा ढीठ हूँ, यानी कि मुझे पैसे मिले तो मैं वापस आ गया। बल्कि मैंने ना आगे सफर किया, अपना पूरा इंग्लैंड तक पहुंचा, इंग्लैंड से फिर आगे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज पहुंचा। तो मैंने पूरा अपना मिशन मुकम्मल किया। जब बुक लिखी तो बहुत सारे लोगों ने भी सवाल किया कि भाई आपने कैसे, जब मैं क्योंकि मुझे टिप्स पे याद है ये मुल्क देखे, कहते हैं भाई हम नहीं मानते कि अपने इतने थोड़े पैसे में इतने ज्यादा मुल्क कैसे देखे। तो मैंने कहा कि मैंने तो पैसे नहीं खर्च किए, बड़े थोड़े पैसे खर्च किए। तो जब मैं उनको डिटेल बताता हूँ फिर वो कहते हैं हाँ ऐसे तो हो सकता है। फिर मैंने उनके सवालों के जवाब के लिए बैंक के लोगों ने कहा जी आपको छुट्टी कैसे मिली, साफियों ने कहा जी आप तो बैंक में काम करते हैं, हमने किताब कैसे लिखी। बहुत सारे लोगों ने पूछा कि कौन सा मुल्क खूबसूरत है। तमाम सवालों के जवाब देने के मैंने फिर किताब लिखी जहाँ कर दी। वो ट्रैवल गाइड है, जिनके सफरनामा नहीं है, लोगों की रहनुमाई के लिए है। दुनिया के काबिलियती ममालिक कौन सी हैं, काबिलियती जगह कौन सी है, एवरेज टेम्परेचर कितना है, एवरेज बारिश कितनी होती है, हुसूल वीज़े का क्या तरीका है, इमिग्रेशन का क्या तरीका है। वो जो मैंने प्रैक्टिकली यानी कि अमली तौर पर मैंने कम खर्च सफर किया था थोड़े पैसों में, उसको मैंने थ्योरेटिकली नजरियाती तौर पर साबित किया कि बंदा कम खर्च सफर कर सकता है। वो किताब बड़ी मशहूर हुई, जहाँ कर दी, उसके कई एडिशन शायद हुए, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से अवार्ड मिला। तीसरी किताब थी, ये दूसरी थी। तो 30,000 के 30 रकम इनाम मिले, तो 30,000 के 30 रकम इनाम मिले। ये मेरा एक तरह का नया सफर शुरू हुआ एज राइटर। उसके बाद फिर मैंने पैसे नहीं खर्च किए, बड़े थोड़े पैसे खर्च किए। 95 में मुझे बॉयज कोड एसोसिएशन स्पॉन्सर किया अमेरिका के लिए, तो मेरी किताब आई ग्रीन कार्ड के डेट में। फिर 99, 2001, 2003, 2004 फिर दोबारा अमेरिका, कनाडा, अबू धाबी, मिडिल ईस्ट की कंट्री देखी, इजिप्ट देखा, दरियाई नील देखा। वहाँ भी आप बाय रोड गए थे या वो ये ऐसे थे बायर के लिए, इंग्लैंड के लिए, अमेरिका के लिए तो बायर जाना पड़ता है, लेकिन वो मैंने ऐसे किया था, मुझे 4 महीने की छुट्टी मिली थी। वहाँ पे एक 7-11 स्टोर है, मैंने फिर वहाँ पे काम किया। वो पहले समझ रहे थे कि बैंक का बंदा है तो ये कैसे काम करेगा, इसको तो नहीं कर सकता। लेकिन जब उन्होंने मेरी बड़ी फुर्तियाँ देखी, मैं कैसे चल फिर रहा हूँ, फिर उन्होंने कहा हाँ ये काम कर सकता है। हत्ता कि मैं नाइट शिफ्ट में भी चला गया, उनको भी नाकाबिल यकीन था, मेरे लिए भी नाकाबिल यकीन कि नाइट शिफ्ट में मैं 8 से 10 घंटे में काम करता रहा। उसमें वो भी चलने फिरने का काम होता है, थोड़ा सा सीख लें तो काउंटर वगैरह चलाना भी आ जाता है। तो वो फिर किताब जो था ना, मेरी जो किताबें हैं ना, वो अहमदीन कासमी और उसके बाद अमजद इस्लाम अमजद, अताउल्लाह कासमी, उन्होंने बड़ी पसंद की। उन्होंने कहा ये पहले रुझान साहब हैं जिन्होंने मुसाफिरों के लिए, ट्रैवलर्स के लिए, टूरिस्ट के लिए रहनुमाई की है। फिर अमेरिका के वाले से अमेरिकी वीज़ा चला करें आधा आ गई। फिर 19 जब दोबारा गया तो फिर इस तरह मेरी अब तो और मुल्कों में जाता रहा, तो 21 किताबें आ चुकी हैं। ये जो लेटेस्ट बुक है ये है रहनुमाई स्काउट, बरे तैयारी कायदे आज़म अल्लामा इकबाल और सरदार तलाई तमगा। ये जो मैंने इसको आप कर लीजिए, फोकस कर लीजिएगा, आप देख सकते हैं। तो इसमें ये है, दिखा दें, ये मैं थोड़ा अभी जो मैंने पहना हुआ है ना वर्दी, मतलब अगर कलमा सुनाए 5 तो एक बैज मिल जाता है, नमाज सुनाए एक और बैज मिल जाता है, कोई जनरल नॉलेज का हिसाब का दे तो एक और बैजेस मिल जाते हैं। जो जो बच्चे लेता जाते हैं तो उसको बैज मिलते जाते हैं, अपनी वर्दी पे लगाता जाता है।
वो इसके लिए एक पट्टी भी मिल जाती है जिस पर खास पर लगा सकता है। अब एक बच्चे के पास 4 बैच हैं और एक बच्चे के पास 2 बैच हैं, तो सेहतमंद ना सरगर्मी एक बच्चा कहता है जिसके पास 2 बैच है कि मैं थोड़ी और मेहनत करूँ, मैं भी 4 बैच ले लूँ। 4 बैच वाला कहता है थोड़ी सी और मेहनत करूँ तो मैं 6 या 8 या 10 बैच ले लूँ। इस तरह तकरीरी मुकाबले दूसरी चीज़ों में हिस्सा लेती हैं। ये हमें ना इस तरह कायदे आज़म स्कोर का अगर आपने मैट्रिक करें तो फर्स्ट ईयर में दाखिले के लिए फ़ायदा पहुंचेगा, आसानी होगी। अगर आप इंटरमीडिएट करें तो मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट जाने के लिए या किसी और इदारे में जाने के लिए काम आता है, इस तरह काम आता है क्योंकि वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी आई थी है। और इसके अलावा अगर आप कोई जॉब हासिल करना चाहते हैं तो उसमें भी ये कुछ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के एक ऑर्डिनेंस है कि इनको प्रेफरेंस दी जाए और इनको दिया जाए। वो मेरे एक दोस्त हैं बड़े अच्छे, वो बता रहे थे वो ना ये जो होता है ना जो रिक्रूटमेंट करते हैं गवर्नमेंट लेवल पे, तो उसने कहा एक टीचर की लड़की थी, तो उसको मैंने पूछा वालिद से अगर टीचर है तो लड़की से पूछा क्या तुम पढ़ने के अलावा तुम कुछ और काम किया? कहती नहीं। कहते तुमने कोई खेलने खेली है? कहती नहीं। कहते तकरीरी मुकाबले से? कहती नहीं। कहते उसने हर बात में नहीं कहा तो मजबूरन मुझे उसको रिजेक्ट करना पड़ा। तो मैंने कई मिसालें ऐसी हैं, मेरा बेटे एक जगह गया, लकास कॉलेज है, तो उन्होंने पूछा बेटा तुम ये पूछा पहले तुम्हें ओ लेवल का इम्तहान दिया, अब ए लेवल की एडमिशन के लेना चाहते हो तो तुमने 3-4 महीने में क्या किया? फारूक बैठे रहे या कोई काम भी किया? उसके मैंने फलान नावल ना पढ़ना शुरू किया। उसने कुछ थोड़ा सा पूछा, उन्होंने मजीद बताया, उन्होंने मजीद सवाल पूछे, मजीद बताए। जब वो मेक श्योर हो गया कि वाकई पढ़ा है तो उन्होंने उसको एडमिशन दे दिया। जब बड़े बेटे को मिला तो छोटे बेटे को भी आसानी से मिल गया। तो इस तरह ये कोई चीज़ें जो है ना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ये कहीं ना कहीं जरूर काम आती हैं। तो आपके कितने बच्चे हैं, मतलब कितने? माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी है वो यहाँ इस्लामाबाद में रहती है, उसने BA ऑनर्स किया था, MA इंग्लिश किया, CSS पास किया। मगर हमारे यहाँ पे थोड़ी सी बदकिस्मती है कि हमारे पंजाब के लोग बेशक ज़्यादा नंबर भी ले लेना क्योंकि एलोकेशन नहीं होती, तो इसके मुकाबले में गिलगित या आज़ाद कश्मीर के चाहे कम नंबर उनको मिल जाती है। बस उसे हिम्मत नहीं आ रही कि वो टीचिंग कर रही है, मैरिड है, 2 बेटियाँ उसकी, तो 2 बेटियाँ, दोनों ने O लेवल, A लेवल और ACC किया है। अच्छा, और बेटे क्या करते हैं आपके? जी वो भी मिशनरी स्कूल से पहले हम शहर में रहते थे, वहाँ पे सेंट एंथनी स्कूल है जो एचसीसन के बाद सबसे बड़ा स्कूल है। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, रमीज हसन राजा, बड़े बड़े लोग वहाँ से पढ़े हुए हैं। तो उसके बाद फिर हम जब जोहर टाउन गए तो वहाँ पे लकास कॉलेज है, वो भी इक्वली गुड है, वो भी तालीम के बारे से बहुत अच्छा है। तो फिर उन्होंने ACC स्कैन से और GFC से किया। तो फिर बड़े बेटा ना वो एक स्कूल में पढ़ाता है, वो स्कॉलर इस्लामिया स्कूल, तो उसके ना कलाम पाक की बड़ी स्टडी है। अगर आप उसमें देखेंगे ना तो उसके फ्रीज में लिखेंगे तो उसमें व्हाट्सएप पे उसका आ जाएगा, एक चैनल पे भी उसका आ रहा है। जो छोटा बेटा है वो भी बड़ा इंथुजियास्टिक है, वो कहता है मैं पढ़ भी लूँ, खेल भी लूँ, कार्टून भी देख लूँ। तो मेरी वाइफ कहती थी ना डिट्टो अपने बाप पे गया है, वो बड़ा एम्बिशियस है। तो वो ना इस तरह फिर उसने जब ACC मुकम्मल किया ना, ये ACC मुकम्मल है, ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज है, यहीं से बैठ के हम ना इंग्लैंड की वो तालीम हासिल करते हैं जो पूरी दुनिया में इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो फिर उसने इंटर्नशिप की 3 साल की, वो मल्टीनेशनल कंपनी थी, तो उन्होंने आखिरी 3 में अबू धाबी रखा गया जहाँ ऑर्डर किया उसने। तो अब वो एक मल्टीनेशनल कंपनी आपकी औलाद भी जो है वो इसी शोबे में मतलब इसी तरह काम कर रही है और फलाह बहबूद के लिए। अब आप जो आजकल जो हालात हैं, हमारे मुल्क के हालात इतने क्रिटिकल हुए हुए हैं, इंस्टेबिलिटी है हमारे मुल्क में, पॉलिटिशियंस के हवाले से अगर हम बात करें, पॉलिटिक्स के हवाले से, तो हालात थोड़े से मुश्किल भी हुए हुए हैं क्योंकि ग्लोबली हम ये भी देखते हैं कि महंगाई का भी एक जो है भारी भरकम बॉम्ब जो है हमारे पर गिर चुका है। तो आप इस टाइम पर आप क्या कहते हैं कि लोग अभी भी ट्रैवलिंग का रखते हैं, शौक तो रखते ही हैं, लेकिन क्या इतने वसाइल होते हैं कि वो जा सकते हैं या कुछ है? जैसे आप बता रहे हैं कि आपने बहुत कम वसाइल में रहकर आपने सारा सफर वगैरह किया है, तो लोगों में क्या अब वो है इतना शौक कि वो करें? जी मैं आपका सवाल का जवाब देने से पहले एक मिसाल देता हूँ, फिर इसको ना समझने में आसानी रहेगी। अभी ये 5 फरवरी को हम गए थे आजाद कश्मीर, गुजरात है, गुजरात के आगे कोटला आता है, बिम्बर आता है, बिम्बर के बाद समानी है, वहाँ से पहाड़ी सिलसिला शुरू होता है आजाद कश्मीर का। हम बाइक्स पे गए थे, मैंने वॉइस कोड के अलावा ना बहुत सारे बाइकर्स का भी किया हुआ है, टूरिज्म कंसल्टेंट तो मैं वैसे ही हूँ, मेरे शोबे ये मैंने बना लिया हुआ है। तो बाइकर के साथ जब हम गए ना तो उनको पता था ये रिटायर्ड हैं, ये अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप यकीन कर सकते हैं उनका ये असूल होता है कि अपनी बाइक और अपना पेट्रोल, फिर अपना खाना पीना और इसके बाद अपनी रहाइश तो बना दिया कि टेंट और कैंप लेके जाते हैं। जब हम टेंट और कैंप लेके जाते हैं हम होटल के खर्चा से बच जाते हैं, जो खाने का रेट यहीं पे है वहीं तकरीबन बाहर होता है। मगर जब हमारे ना कॉरेस्पोंडेंस होती है, हम मुतलका महकमों को, इदारों को लिखते हैं, अपनी तंजीमों को लिखते हैं, वहाँ पे हमारे नुमाइंदे भी हैं।
तो वो जब नुमाइंदे जाते हैं तो अक्सर 50% से ज़्यादा हमें स्कूटरिंग वेलकम या बाइकर्स वेलकम कहते हैं। उसका मतलब ये है कि हम उनके मेहमान होते हैं, कोई हमें नाश्ते का दावत दे रहा होता है, कोई दोपहर के खाने वो का। तो ठीक है, मैं आपकी जवाब की तरफ आ रहा हूँ। तो वही हमें ना रात के खाने का दे रहा होता है। जब हम बाइक पे जाते हैं तो हम किसी को सर्विस चार्ज नहीं देते, तो सर्विस चार्जेस जब बचती है तो हम हमारी अपनी मोटरसाइकिल में पता है कि ये खर्चा है, ये हमने पेट्रोल के खर्च किया। तो इस तरह ये स्कूटरिंग का भी ये उसूल है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले भी आसान नहीं था सफ़र करना और आज भी मुश्किल नहीं है। तो ये मैं अगर आप मुझे ज्वाइन करें तो हम ऐसे लीड क्लास के लिए भी देते हैं, जो टूरिज्म का मैं कस्टमर के टूरिज्म कंसल्टेंट के तौर पर काम कर रहा हूँ। उसमें लाहौर ग्रामर स्कूल, सिटी स्कूल, बीकन होता है, जिनके बड़े चौंचले भी होते हैं। वो कहते हैं हमें होटल की तस्वीरें भी भेजें, हमें कमरे की तस्वीरें भेजें, हमें वॉशरूम की भेजें। और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो एडवेंचर टूरिज्म पे रखते हैं, जो बाइक पे भी जा सकते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जा सकते हैं और अपना टेंट और कैंप लेके जा सकते हैं, उसमें थोड़ी सी बोलरेशन तो जरूर होगी, मगर कुछ ज़्यादा सीखने का मौका मिला तो बड़ा सस्ता सफर कर सकते हैं। अच्छा, अब आप देखने वाले नाजरीन को जो इस शोबे में आना चाहते हैं, जो हमारे यंग जनरेशन है, उसके हवाले से कोई पैगाम देना चाहते हैं? जी, मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जो टूरिज्म है ना, ये इसको दुनिया का ना नंबर 1 बिजनेस है। और ये आप देखें, हमारे जो अंडर डेवलपिंग कंट्री है, जैसे कि फिलिपाइन है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, हमारा पड़ोसी मुल्क है, उनका मेजर जो सोर्स ऑफ इनकम है ना, वो टूरिज्म है। इससे न सिर्फ कीमती ज़रिए मुबादला कमाया जा सकता है, बल्कि कौमी आमदन में भी बढ़ाया जा सकता है। तो मैं अगर इजाज़त है तो मैं आखिर में पैगाम देना चाहता हूँ। जिस तरह मैंने बताया कि मैंने एशिया, यूरोप, अमेरिका, मिडल ईस्ट, अफ्रीका के बेशतर ममालिक देखे, लेकिन जितना खूबसूरत हमारा मुल्क पाकिस्तान है, यहाँ के रहने वाले लोग हैं, शायद ही दुनिया हो। और आज का ये जो पुरवकार तकरीब है, ये जिसको हम इंटरव्यू की शक्ल दे रहे हैं, ये इसका सबूत है। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मकसूद अहमद चुगताई साहब। और यकीनन आप लोगों को भी प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा, और ट्रैवलिंग के हवाले से जो लोग भी इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए ये एक बहुत दिलचस्प और अवेयरनेस के हवाले से भी एक अच्छा खासा प्रोग्राम है। और नाज़रीन, यहाँ पर हमारा वक्त ख़त्म हुआ है। हम जो है अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।